नमस्कार साथियों। आज जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिन मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं वो मुद्दे कौन से हैं। ये मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आज आप लोगों को याद कराना चाहती हूँ कि आज महेंद्र सिंह टिकैत जी, जिन्हें बाबा टिकैत भी कहते हैं, आज उनको याद करने का दिन है। जी, आज के दिन हम उनको याद करें क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने किसानों की आवाज बनकर दिखाया था, जिस प्रकार से सरकारों को वो घुटनों पे ले आए थे, वो हम नहीं भूल सकते। और ऐसे ही महात्मा जो होते हैं हमारे देश में समय समय पर आए हैं। मैं जिस राज्य से आती हूँ वहाँ पे एक महात्मा थे, इंद्रमणि बडूनी जी, जो आज़ाद भारत में, आज़ादी के बाद के भारत में महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए, सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए उन्होंने एक ऐसी जंग लड़ी थी जिसकी वजह से हमें उत्तराखंड मिला। उसी प्रकार किसानों की आवाज को, सरकारों को सुनाना, ये किया था बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने। उनको नमन करती हूँ, उनको आज याद करती हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले जिस बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ वो, आज तो निश्चित ही तौर पे आज राहुल गांधी का दिन था। बहुत सारे लोग जो भक्तगण हैं उन्हें दिक्कत होगी, मगर जानते हैं क्यों होगी? क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने सोचा था जब तक भारतीय जनता पार्टी नहीं आई तो इनका एक सपना था कि भारतीय जनता पार्टी एक बार सत्ता में आ जाए, एक बार सत्ता में आ जाए। और जब पहली बार सत्ता में आए थे तब अटल बिहारी वाजपेयी जी उनका नेतृत्व कर रहे थे। वो सरकार कुछ और थी और इस बार इनके जो सपने थे भक्तों के वो कुछ और थे। मगर आपको बता दूं, अगर किसी के नेचर में, किसी के व्यक्तित्व में नफरत भरी हो तो वो केवल नफरत ही तो फैलाएगा, जैसे कि आज की सरकार कर रही है, केवल नफरत कर रही है। आपको याद करा दूं कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो हम गुलाम थे और उस वक्त हमारे देश में एक सुई भी नहीं बनती थी। और 2014 तक आते आते आप जानते हैं कि देश में क्या क्या बन रहा था और देश किस तरीके से प्रगति पथ पर अग्रसर था। और हमें ये बताया जा रहा था, मैं उस झूठ को देख सकती थी, मगर मैं देख रही थी कि जो लोग भ्रमित करे जा रहे हैं, जिन नौजवानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे थे जो मोदी जी उन्हें दिखा रहे थे। मोदी जी उन्हें कह रहे थे कि अच्छे दिन लाएंगे। आ गए अच्छे दिन। वो बता रहे थे आपको कि कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ नहीं किया, देश की सेवा नहीं करी, देश के लिए कुछ नहीं किया। तो आज आप देख रहे हैं कि देश को बर्बाद कौन कर रहा है? देश को बर्बाद कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मनुष्य वो होता है जिसके अंदर संवेदनशीलता होती है। मनुष्य वो होता है जो चाहता है कि उसके आसपास के सभी लोग प्रगति कर पाए, विकासशील हो और विकसित हो। परंतु अगर आपके अंदर घृणा की भावना ऐसे घर कर गई हो, अगर आपको लगता है, शायद आपको लगता है कि आपको कुछ मिला ही नहीं, इस वजह से आप बदले की भावना से शायद देश में सत्ता को संभाले हुए हैं, जो कभी किसान रहा ही नहीं, जिसने किसानों की लड़ाई कभी लड़ी ही नहीं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने लड़ी, जवाहरलाल नेहरू ने लड़ी। आप लोगों को याद करा दूं कि जवाहरलाल नेहरू जी के पास सब कुछ था, उन्हें आवश्यकता नहीं थी कि वे सब कुछ त्याग देते, मगर उन्होंने अपना घर बार सब कुछ ऐशो आराम त्याग दिया था और वे कूद पड़े थे आजादी की लड़ाई में। क्या ऐसा था कि उनके पास आजादी नहीं थी? भाई, वे तो इंग्लैंड में जाके पढ़े थे, वकील थे, इंग्लैंड से पढ़ के वकील बने। अंग्रेज हमेशा उनको जगह देते क्योंकि आजादी के पहले भी जो संसद होती थी उसमें भी उनको जगह मिली हुई थी। तो आप मुझे बताइए कि क्या आवश्यकता रही होगी? हमारे प्रधानमंत्री जी बने वो बाद में, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे चाचा नेहरू को सब कुछ त्याग देने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ी कि मुश्किल के जीवन को उन्होंने अपनाया? जिस प्रकार ने उन्होंने मुश्किल के जीवन को अपनाया, आप लोग को आज के इस नेता को देखकर समझना होगा कि ये नेता क्या है और वो नेता क्या थे। वो नेता ऐसे थे जिन्हें लगता था कि ईश्वर ने अगर उनको सब कुछ दिया है
तो देश के हर व्यक्ति के पास वो सब कुछ हो। इसी वजह से उन्होंने लड़ी थी आजादी की लड़ाई। और जिस तरीके से आजादी के बाद देश प्रगति पथ पर चल पड़ा था वो इसीलिए क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, लोकमान्य तिलक हो और तमाम हमारे जो वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सब के दिखाए रास्ते पे देश चल रहा था और देश प्रगति कर रहा था। हाँ, देश जो है एक बहुत सुंदर बागीचा है और इस देश में हर तरह की विचारधारा को अनुमति थी कि वो प्रगति करे, वे अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाए। परंतु ये नहीं सोचा गया था कि ऐसी भी विचारधारा एक दिन आकर सत्ता पे काबिज हो जाएगी जो देश में केवल नफरत फैलाए। आप लोगों को पता है ना कि किस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, और आपने जो भी सोचा, मैं जानती हूं कि आपने क्या सोचा। और आज ही मुझे एक व्यक्ति ऐसे मिले जिन्होंने मुझे ये कहा कि हमने तो सोचा था मैडम कि हम तो आरएसएस की शाखा में भी जाते थे, हमने सोचा था कि मोदी जी पता नहीं क्या कर देंगे ये, मगर इसने क्या कर दिया, इसने पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया, इसने देश को बिल्कुल खत्म करके रख दिया। और जिस जगह पे ये देश को ले आए हैं उस जगह से देश कैसे उभरेगा, ये आरएसएस की शाखा को अटेंड करने वाला एक व्यक्ति है जिसके माता पिता ने इसे शाखा में भेज दिया था, ये मानते हुए कि इस बेटे को ये आरएसएस को दे रहे हैं। मगर आज अगर वो व्यक्ति इस सवाल को कर रहा है, मुझसे ये बात कह रहा है, मेरे सामने इस बात को एडमिट कर रहा है, मान रहा है और कह रहा है कि नहीं मैडम जो आप बात कहती थी मैं उसको मानता हूं, मैं मतलब आप पलट गए हैं। क्यों पलटे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि मैंने आपको कोई झूठ बताया, मैं तो हमेशा से आपको सत्य बताती रही, आप ही भ्रमित होने को तैयार थे। और आज जब आपका भ्रम हट गया, जब आपने देखा कि किस प्रकार से देश आज गर्त में जा रहा है, देश में लोगों को बांट दिया जा रहा है, आप मुझे बताइए ये कौन सी पार्टी है जिसने सपने दिखाए थे बड़े बड़े और आज ठीक है आप हिंदुत्ववादी सरकार बना रहे हैं, आप हिंदुत्व पे विश्वास बता रहे हैं, परंतु आप मुझे बताइए कि अगर एक समुदाय को हम छोड़ दें जिसके विरुद्ध आप खुद भी बताते हैं कि आप हैं, मगर अगर आपके विरुद्ध आज ब्राह्मण समाज है, आपके विरुद्ध आज किसान है, आज आपके विरुद्ध मिडिल क्लास है, आज आपके विरुद्ध महिलाएं हैं, आज आपके विरुद्ध हर व्यक्ति है, आज आपके विरुद्ध वाल्मीकि समाज है। आपको ये भी बता दूं साथियों, इस बात को ध्यान से सुनिए, वाल्मीकि समाज ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का अधिकांश जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं उन्होंने हमेशा इनका साथ दिया। कट्टरता में उनका मतलब आप ये समझ लीजिए कि हिंदू धर्म में कट्टरता उनकी है और ये उनका अधिकार है, ये उनकी आस्था है, इसलिए उनकी आस्था बनी थी भारतीय जनता पार्टी में। मगर भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ किया। ये सरकार किसकी है, ये सरकार किसके लिए है, आप देख रहे हैं। ये किसान विरोधी सरकार क्यों है? क्योंकि इन्होंने किसानों की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई तब भी ये अंग्रेजों के साथ खड़े थे, ये अंग्रेजों को कह रहे थे कि आप देश छोड़कर मत जाओ। जानते हैं आप, शायद आप इतने आवेश में थे, इतने भावुक हो रखे थे मोदी जी की झूठी बातों से कि आपको शायद मेरी बातें तब समझ में ना आती होंगी। परंतु आज आपसे ही जानना चाहती हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि जो झूठी बातें बता के ये सत्ता में आए, इन्होंने देश को कहां लाके खड़ा कर दिया। ये समझ लीजिए, एक घर के बारे में सोचिए, जो घर आपके दादा ने बनाया हो या आज आप बना रहे हो। आप जानते हैं कि अगर आज आपने कोई घर बनाया और 3 पीढ़ी के बाद जब आपका पोता उस घर को देखेगा तो उसमें बहुत सारी गलतियां निकालेगा ना। ठीक उसी प्रकार जैसे आप में से कई लोग अपने बाप दादाओं की गलतियां भी निकालते होंगे, ठीक उसी प्रकार से मोदी जी ने भी यही काम किया। उन्होंने उस घर में जिसको बड़े प्यार से, बड़ी मुश्किलों से, अपने लहू से सींच कर
अपने पसीने से सींच कर बनाया गया था, जिसका नाम भारत है, जिसको हम भारत माता कहते हैं, जिसको ये भी भारत माता कहते हैं। पर ये माता का इस्तेमाल जिस प्रकार अपनी माता का इस्तेमाल करते हैं उनकी फोटो खिंचवाकर ये दिखाने के लिए कि वे उनकी अपनी माता की कितनी इज्जत करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी इस घर को, हमारे इस मंदिर को, हमारी भारत माता को छलनी छलनी करके रख दिया। अगर देश के किसी भी व्यक्ति को, अगर भारत माता के किसी भी बेटे को, किसी भी बेटी को कोई दुख होता है तो किसका दोष होता है, ये सोच के देखिए। समाज का यदि दोष होता है तो समाज के साथ साथ आज मोदी जी की गलती है, मोदी जी की गलतियां हैं। आपने भी लोगों को जब चुना पहले तो आपने क्या देखा ये आप जाने, परंतु आज आप देखिए आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाया। क्या आप नहीं चाहते कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएं? आप अवश्य अपने बच्चों को मत पढ़ाइएगा यदि आप मोदी में विश्वास करते हैं, यदि आप मोदी जी की बातों को मानते हैं तो अपने बच्चों को घर पे रखिएगा, अपने बच्चों को नफरत सिखाइएगा, क्योंकि मोदी जी को प्यार का मतलब नहीं पता, मोदी जी भाईचारा नहीं जानते। और आपने देख लिया कि किस प्रकार से किसानों के विरुद्ध ये बिल लेके आए, उसे कानून बना दिया। और किस प्रकार से कानून बनाया, इन्होंने विपक्ष की आवाज को दबाया, उनकी आवाज को बंद कर दिया था संसद में, ताकि पूरा देश सुन न सके कि विपक्ष आपके लिए क्या कह रहा है। और आज आप मुझे बताइए कि मोदी जी आपने तो ये कानून लेके आप आ गए, इसलिए लाए क्योंकि आपने वो लड़ाई नहीं लड़ी जो लड़ाई किसानों के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी थी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लड़ी थी। और भूलिए मत, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो बलिदान है, उन्होंने तो जीवन काल में भी बलिदान देते रहे, जेलों में रहते रहे, वो केवल और केवल बलिदान देते रहे ताकि आज आप और मैं आजाद सांसें ले सके, एक आजाद भारत में आजाद सांसें, आजाद होकर। लेकिन इस आजादी पे प्रहार कर रहे हैं मोदी जी, इस आजादी पे ही नहीं हमारे आहार पे भी प्रहार कर रहे हैं मोदी जी। जिस प्रकार से इनको तो भाषा केवल किसकी समझ में आती है, व्यापारियों की। ये व्यापार करते हैं, ये किसानी समझ ही नहीं सकते। कृषि प्रधान देश हमारा कैसे बना, अंग्रेजों ने बनाया या इस देश को कृषि प्रधान बनाने वाले हमारे वो नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और बाकी सारे नेता, क्या उन्होंने नहीं बनाया इस देश को कृषि प्रधान? और इसी वजह से शायद यही नफरत है मोदी जी को कि ये जवाहरलाल नेहरू जी का भी सपना था। जवाहरलाल नेहरू जी का सपना था कि देश का हर युवक, हर युवती पढ़ लिख कर आगे बढ़े, उनके लिए देश का हर व्यक्ति समान था, हर व्यक्ति के समान अधिकार वे चाहते थे। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान रचा, उस संविधान में हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए। पर क्या आज वो समान अधिकार मिल रहे हैं हमें? आप देखिए कि मोदी जी ने क्या किया है, आप देखिए कि किस प्रकार से आज राहुल गांधी जी को फिर से रोकने की कोशिश करी। मगर मोदी जी को मैं याद करा दूं, मैं बता दूं कि इन्होंने ध्यान हटाने के लिए, मोदी जी आपको कह रही हूं मैं, क्योंकि आपने लोगों का ध्यान हटाने के लिए आपने अपनी पूरी मीडिया को भेजा था हाथरस, उसके लिए धन्यवाद। क्योंकि किसी एक स्टेज तक उन्होंने जो रिपोर्टिंग करी वो सही था। आप चाहे योगी को कुछ भी करना चाह रहे हो ताकि वो 2024 में आपको चैलेंज ना दे सके, आपकी इच्छा है वो, मगर हमने तो देख ली उनकी असलियत भी, क्योंकि आपने जो किया है उसकी वजह से भी हम देख पाए असलियत। और यही तो इंसान का चरित्र होता है। और आपने अपना चरित्र भी दिखाया। खाली टनल में आप हाथ हिला हिलाकर किसको टाटा बाय बाय कर रहे थे? आप वो है जो झोला लेकर चले जाने की बात करते हैं। हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे खून का एक एक कतरा इस देश के लिए काम आएगा, इस देश के लिए काम आएगा, मेरे खून का एक एक कतरा। मोदी जी ने ये नहीं कहा, मोदी जी ने कहा कि मैं अपना झोला लेकर चला जाऊंगा, यानी कि भाग जाऊंगा, भक्तों भाग जाऊंगा, यही वो कहते हैं। और वो भागने वाले व्यक्ति
सकती हैं, क्योंकि वो व्यापारी हैं। व्यापारी का तो काम होता है एक जगह व्यापार करो, उसके बाद दूसरी जगह चल पड़ो अपना फायदा देखने के लिए। तो मोदी जी व्यापारी हैं। और आप देखिए कि किस प्रकार से मैं बात करना चाहती हूं एक महिला के बारे में। महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहती, पर मैं बात करना चाहती हूं स्मृति ईरानी के बारे में। स्मृति ईरानी जी कहाँ है? बेशर्मी की आप पराकाष्ठा है, क्योंकि आपको तो शर्म नहीं आती, आपके अंदर नफरत भरी हुई है। आप यदि चुनाव जीती हैं तो आपको चुनाव ना जीतना आया ना हारना आया। यू आर अ बैड बैड लूजर स्मृति ईरानी, यू आर अ बैड बैड लूजर। और मैं ये क्यों कह रही हूं? क्योंकि कल इनका बयान आया था जब इन्होंने कहा राहुल गांधी जी वीआईपी किसान है जो सोफे पर बैठते हैं, ट्रैक्टर पर सोफा लगाकर बैठते हैं। अरे शर्म नहीं आई स्मृति ईरानी? तुम्हें तो तब शर्म नहीं आई जब हाथरस की बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया और मुंह से आवाज नहीं निकली। दही जमी हुई है गले में, दही जमी हुई है गले में तुम्हारी कि तुम आवाज नहीं निकाल सकी। नौटंकी ठीक है तुम्हारी सीरियल में, मगर असलियत में क्या? हमने नौटंकी भी देखी थी तुम्हारी और नाटक भी देखा था जब आंसू बहाने की का नाटक तुम कर रही थी संसद में रोहित वेमुला के साथ। आज भी इंसाफ नहीं हुआ और उसके लहू के जो निशान है वो आपके गिरबान पर पड़े हुए हैं। ठीक से देखिएगा उसको। जिस प्रकार से निर्भया के समय पे सड़कों पे आई, इस बार एक ऐसी सांसद जो आती हैं अमेठी उत्तर प्रदेश से, उन्हें शर्म नहीं आई ये कहते हुए कि मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछूं इस मामले में कुछ भी। किस प्रकार की इन्होंने बातें करी हैं। ये बेटियों की सरकार नहीं है। और इस सरकार में जो महिलाएं हैं, आप समझ लीजिए वो पितृ सत्ता से ग्रसित इस सरकार, महिलाओं के प्रति घृणा करती इस सरकार के अधीन है, उनके नीचे दबी हुई हैं। वहीं विपरीत आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी की शेरनी प्रियंका गांधी को अपने कार्यकर्ता पे डंडा पड़ते हुए देखा, जैसे ही वो कूद पड़ी मैदान में, वही है शेरनी हमारे कांग्रेस पार्टी की। आपने देखा आज वो तस्वीर, देखी वो तस्वीर जिसमें शैलजा कुमारी जी एक ट्रैक्टर को चलाकर आगे आगे चल रही थी, आगे आगे लीड कर रही थी एक हुजूम को। और उस जन सैलाब को आपने देखा होगा जिसे हरियाणा के बॉर्डर पे रोक दिया था। खट्टर तो डरता है, जब जब राहुल आता है खट्टर भाग खड़ा होता है। और विज जो इनके मंत्री जी हैं, उन्होंने क्या कहा था? हम रोकेंगे। रोक पाए तुम? अरे जनता की आवाज को तुम क्या रोकोगे? तुम होते कौन हो? ये सत्ता अगर दी है तो जनता ने तुम्हें सत्ता दी है, रोक नहीं सकोगे। और आज के जन सैलाब से आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से इनको रोकना पड़ा स्वयं को। जी हाँ, क्योंकि यू हैव टू शट योर माउथ सुरेश चंद्रा, you shut your mouth and get out of here because you are a hate monger। तुम्हारे अंदर केवल और केवल नफरत भरी है। तुम महिलाओं से नफरत करते हो, बलात्कारी हो शुगन चोपड़ा, तुम बलात्कारी हो जो एक बलात्कारी सरकार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते हो। गाडरी मोदी जी को बदनाम नहीं करें, मोदी जी को बदनाम, मोदी जी तो खुद को अपना नाम करके दिखा रहे हैं। एक खाली टनल में हाथ हिला रहे हैं। कैसे इंसान है? उन्हें कौन दिख रहा है वहां पे? किसको हाथ हिला हिला के बता रहे हो? झूठे हैं मोदी जी। सुन लो तुम भक्त, तुम्हारे मोदी जी झूठ बोलते हैं, बहुत बड़े झूठे हैं। जानते हो जिस टनल का उन्होंने उद्घाटन किया रोहतांग पास में, उस रोहतांग टनल के बारे में अवश्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002-3 में बात करी थी, मगर उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। जून के महीने में 2010 में सोनिया गांधी जी ने जाकर उसकी नींव रखी थी। और मोदी जी ने कितना बड़ा झूठ, हमेशा झूठी तो बोलते हैं, झूठ बोल के आपको बेवकूफ बनाते रहे, और झूठ बोल के उन्होंने कहा कि ये ठंडे बस्ते में पड़ गया। तो ये दिखाना चाहते हैं कि इनके आने के बाद ये टनल बना। ये झूठ है, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी जून 28, 2010 को। जाके चेक कर लेना सोशल मीडिया पे, चेक कर लेना गूगल पे। समझ में आया? मोदी जी जो हैं
वो तो झूठे हैं ही, मगर स्मृति ईरानी की बात का जवाब चाहती हूं। आज राहुल गांधी जी ने भी पूछा था, वही सवाल पूछती हूं। भाई ये 8,500 करोड़ सामान खरीदा गया है मोदी जी के लिए, वो क्यों खरीदा गया? वो मेरे और आपके पैसों से खरीदा गया। जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, जिस आदमी ने जिसके पूर्वजों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के बजाय इस देश की आजादी की लड़ाई में विघ्न डालने की कोशिश करी, जिस आदमी के पूर्वजों, और पूर्वजों से मेरा मतलब है आरएसएस और जो भी इनके जनसंघी है, जिन्होंने अंग्रेजों को यह कहा कि छोड़ के मत जाओ देश को, रहो यहीं पर, राज करो तुम हम पर, हम तुमसे माफी मांगते हैं, हम तुम्हारी खिलाफत कभी नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा इन्हें पता ही नहीं कि कृषि क्या है, इन्हें पता ही नहीं कि किसान का सम्मान क्या है। मगर हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। 66-67% लोग किसानी में लगे हुए हैं और हर किसान का मान करने की आवश्यकता है। हर देश के वासी को, देश के हर नागरिक को उनका मान करने की आवश्यकता है। इसलिए जब स्मृति ईरानी अपना मुंह खोले तो याद रखें, अब बातों को बदले ना। उन्होंने जब चूड़ियां भेजी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह को, तो उन्होंने ये नहीं कहा था जो अब वो कह रही हैं। वो चूड़ियां भेज रही थी और उन्हें कह रही थी कि आपके अंदर ताकत नहीं। अब बता रही हैं वो बात जो हम लोग आज कह रहे हैं कि चूड़ियां जो है वो प्रतीक है हिम्मत की, शक्ति की, शक्ति का प्रतीक होती हैं चूड़ियां। इसलिए आज आप सबकी तरफ से भी चूड़ियां भेजती हूं मैं स्मृति ईरानी को, ताकि उनके अंदर कुछ ताकत आ जाए, कुछ शर्म आ जाए और कुछ वो बोल सके हाथरस की बेटी के बारे में। हाथरस की बेटी के बारे में भी अवश्य बात करूंगी, परंतु आपको बता दूं, बिल्कुल जय किसान। और जिस प्रकार से आज ये पूरा मैटर हुआ, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी को रोका गया, राहुल गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा रोक लो, 1 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 100 घंटा, 200 घंटे, 1000 घंटे, 5000 घंटे, मैं यहीं रुका रहूंगा। पर मैं रुका रहूंगा जब तक तुम अनुमति नहीं दोगे अंदर आने का। और उस जनसैलाब को देखकर खट्टर की सरकार के दांत खट्टे हो गए और उन्हें राहुल गांधी जी को आने देना पड़ा। राहुल गांधी एक इकलौता नेता है आज, ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष का नेता कोई सड़कों पे है। दिखा दीजिए कौन है, कौन सा नेता है जो सड़कों पे है? जिस प्रकार से योगी की सरकार ने उन पर डंडे बरसाए थे राहुल गांधी जी पर, जिस प्रकार से हमारी नेता प्रियंका गांधी के गिरेबान में तुमने हाथ डाला, उसके लिए माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। आदित्यनाथ की सरकार कभी माफी नहीं मिलेगी, देश तुम्हें माफ नहीं करेगा। भूल नहीं सकते हम उनके परिवार के बलिदानों के। आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि उनके गिरेबान में आपका पुलिस वाला हाथ डाल दे? माफी उसके बाद मांग रहे हो, पहले क्यों नहीं कहा? और जिस प्रकार से जयंत चौधरी के साथ आपने किया, वो भी बेहद शर्मनाक है। जयंत चौधरी के पिता कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, जयंत चौधरी के दादा इस देश के प्रधानमंत्री भी बने हैं। इसलिए आपको अधिकार नहीं है इस तरह करने का। और फिर कहूंगी कि जयंत चौधरी पर अगर इन्होंने डंडे बरसाए तो वो केवल और केवल इसलिए क्योंकि उनके दादा भी सबसे बड़े किसान नेता थे उस समय के, और उस समय उन्होंने आवाज उठाने का काम किया था किसानों का। और जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह ने आवाज उठाई थी किसानों की, तो सबसे पहली आवाज आजाद भारत में जो किसानों की ओर से आई थी वो थी चौधरी चरण सिंह की। उनके पोते के साथ आप इस तरह का व्यवहार करेंगे? आपने महिलाओं के साथ क्या किया? आपने अमृता धवन, जो दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है, उनके कपड़े फड़वा दिए। शर्म नहीं आती? कपड़े फड़वाएंगे आप महिलाओं के? ये है आपकी सरकार? महिलाओं का सम्मान इसे कहते हैं। आपको पता भी है कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है? और देखिए कि किस प्रकार से पूजा शुक्ला, जो समाजवादी पार्टी से शायद ताल्लुक रखती हैं, उनके कपड़े तक आपने फाड़े। ये किस तरह की सरकार है? ये करेगी महिलाओं की इज्जत? ना ये करती है किसान की इज्जत, ना महिलाओं की इज्जत, ना नौजवानों की इज्जत, ना वाल्मीकि समाज की इज्जत, ना किसी भी दलित, शोषित, वंचित परिवार की इज्जत।
और हमारे देश में परिवार का महत्व होता है। राहुल गांधी जी ने आज बताया था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे सवाल किया गया कि वे क्यों नहीं थे संसद में, उन्होंने कहा कि मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी माँ का बेटा भी हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके साथ उनके ट्रीटमेंट के लिए मुझे जाना था, उनके चेकअप के लिए, इसलिए मैं गया, क्योंकि मेरी बहन के स्टाफ में कुछ लोगों को कोरोना हो रखा था, वो नहीं जा सकती थी। तो देखिए, और तेरी माँ भी यही है बीकू, बोलूं तेरी माँ, बोलूं क्या है ना, तेरी माँ यही है। और किसके पास से तू पैदा हुआ, बता दे, कौन है तेरा बाप? हमें सबको पता है, सारे जितने भक्त हैं उनके बाप के बारे में सबको पता है ना भाइयों, साथियों, सबको पता है ना कि इसका बाप कौन है। ये बिक्कू शाह का इसका बाप मालूम है ना, भक्त है, तो इसका बाप कौन होगा जानते हो ना। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है उसके विरुद्ध आपको भी आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सारे बिक्कू शाह की तरह इसी की औलाद है। ये महिलाओं का सम्मान ये करेंगे क्योंकि ये बेटे हैं एक महिला का, और महिला को क्या बता रहे हैं आप समझ गए, इसकी माँ यही काम करती है। फिर भी मैं उसका सम्मान करूंगी, इस बेटे का नहीं करूंगी, क्योंकि ये अपनी माँ को गाली दे रहा है, ये अपनी माँ को गाली दे रहा है। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से जो किसान है वो उनका हुजूम निकल आया है सड़कों पर, और एक ही इकलौता नेता, मैं आपको कह रही थी ना कि जो सड़कों पे दिख रहा है। कोरोना काल है मगर अपने जीवन की परवाह ना करते हुए आपने देखा कि राहुल गांधी जी किस प्रकार से आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम इस बात को समझे कि हाँ, उनके ही परिवार ने भी यही समझा था कि किसान का क्या महत्व होता है, किसान को सशक्त करने की आवश्यकता होती है। और किसान जो होता है सहन नहीं होगा सनीत चौधरी जी, मगर क्या करे, 2-2 रुपए के ट्वीट जो इन्हें भेजने होते, आओ आओ, हम तो चाहते हैं कि तुम आओ। बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है आशुतोष पॉल जी कि अगर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई तो क्या वो मेरे देश के नहीं थे? तो ये बता अब आशुतोष पॉल कि आदित्यनाथ की पुलिस को क्या अधिकार था कि डंडे बजाए, और सोच समझ के डंडे बजाए थे, सोच समझ के, क्योंकि किसानों के प्रति इतना गुस्सा है, क्योंकि किसान इनका विरोध कर रहे हैं। और वो किसान नेता है जयंत चौधरी, वो किसानों का नेतृत्व करते हैं। इसी वजह से इसी नाराजगी को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से दिखा भी दिया जब डंडे बरसाए उन्होंने। आदित्यनाथ, सदैव के लिए कुर्सी नहीं मिली मगर अपने करियर को तुमने समाप्त कर दिया। इसमें जो खेल खेला है मोदी जी ने तुम्हारे साथ, शायद तुम्हें अब तक समझ ही नहीं आया। शायद क्या करें, आपकी बुद्धि है, आपके साथ है, सोचिए कि आपको क्या करना है। अब देखिए कि किस प्रकार से आज किसान जो है वो देख रहे हैं कि एक इकलौता नेता जो उनकी आवाज बनकर सड़कों पे आ गया है, और किस डिटर्मिनेशन के साथ, किस हिम्मत के साथ, किस जज्बे के साथ, बिना ये सोचे कि उनके साथ क्या होगा या उनको क्या होना चाहिए, उन्हें परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें परवाह है आपकी, क्योंकि वो जन जन के नेता है। और आज मैं बताऊं, एक और व्यक्ति मुझे मिले जिन्होंने मुझे ये बात कही, जो हार्डकोर आरएसएस समर्थक हैं। वो मुझे कहते हैं कि जो भी कह दीजिए मैडम, विजनरी तो राहुल गांधी है, और अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों में से सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री बनेंगे जिस दिन उन्हें सत्ता मिलेगी। ये एक आरएसएस समर्थक ने कहा, एक आरएसएस समर्थक पत्रकार ने मुझे ये बात कही। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि किस प्रकार से लोगों को ये समझ में आ गया है कि जो झूठ और भ्रम आपको बताया गया वो अब काम नहीं आ रहा है। और मैं आपको जो दूसरी बात आज बताना चाहती हूं वो बहुत आवश्यक है कि आप जान ले इस बात को कि किस प्रकार के झूठ ये सरकार कहती है। ये सरकार कहां कहां जाके कितने झूठ कहेगी। आज हाथरस वाले मैटर में आपको बता दूं कि एक पीआईएल की सुनवाई हो रही थी, उसमें इन्होंने बहुत सारे झूठ बताए। इन्होंने कहा कि परिवार वालों की सहमति से लड़की के मृत शरीर को जलाया गया। आप सबने भी तो देखा, आपको पता है चीफ जस्टिस बोबड़े ने इनको कहा भी कि आप बार बारी चीजों को रिपीट मत करिए। और ये बात किसको कही?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को, जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से अपीयर कर रहे थे, और वे बार बार कह रहे थे कि जो सरकार से पूछ रहे थे कि जो विटनेसेस है उनको, उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपने क्या किया है। और एक बड़ी अजीब सी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि लड़की के परिवार वालों के लिए तो कहा, मगर एक बात पे ये टिके हुए हैं कि नहीं, लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। तो भैया रेप का डेफिनेशन तो देख लो, आपने भी देखी होगी उस बच्ची की वो वीडियो जहां पे वो बता रही थी कि उसके साथ क्या हुआ। और रेप की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुकी हूं कि रेप की डेफिनेशन बदल चुकी है। मैं आपको बता चुकी हूं कि 1994 में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, और उसके बाद तमाम ऐसे केस है जिसमें कोर्ट ने इस बात को कहा है कि जो रेप है वो किसको माना जाएगा। जरूरी नहीं कि शरीर पर स्पर्म मिले, स्पर्मेटोजोआ मिले, वीर्य मिले, मगर वो रेप की श्रेणी में आएगा। और आप मुझे बताइए, वो बेटी मर गई मगर इन्हें शर्म नहीं आती, ये अब भी कहते हैं कि उस बेटी के साथ रेप नहीं हुआ। आपको ये भी बताना चाहती हूं कि आज इन्होंने बड़े सारे केस करे हैं, और बहुत सारे, आज सोता हुआ महिला कमीशन जो है वो जागा है, आज राष्ट्रीय महिला कमीशन जो है वो जागा, और उन्होंने नोटिस भेजे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय को। सिर्फ दिखावा, देख लीजिएगा, कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो जाएगा तब मानूंगी, मगर ये करेंगे कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ही तो बैठाए हुए लोग होते हैं, रेखा शर्मा जी उन्हीं की बैठाई हुई हैं, वरना आप मुझे बता दीजिए, आज तक ये सो रही थी, इनका काम नहीं था कि इसके पहले ही नोटिस भेज देते। क्योंकि अमित मालवीय जो बीजेपी की आईटी सेल को हेड करते हैं, अमित मालवीय ने जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसके विरुद्ध जाकर उस बच्ची के नाम को पब्लिक किया, उसकी जो आइडेंटिटी है वो लोगों के सामने लेकर आए। और इसीलिए जो नेशनल कमीशन फॉर विमेन है उन्होंने इन्हें नोटिस दिया है। उसके अलावा स्वरा भास्कर को दिया है, दिग्विजय सिंह जी को भी दिया गया है। आप ये भी देख लीजिए कि कितने लोगों के ऊपर इन्होंने केस कर दिया। चंद्रशेखर आजाद रावण, उनके ऊपर इन्होंने केस कर दिया है। आज एक डेलीगेशन था जो सीपीआई और सीपीआईएम दोनों का एक टीम थी, जिसमें सीताराम येचुरी, सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा, बृंदा कारट, अमरजीत कौर, हीरा लाल यादव और गिरीश शर्मा थे। वे गए थे आज उस बेटी के परिवार से मिलने। और आप जानते हैं कमाल, देखिए आज जो हलफनामा पेश किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने उच्चतम न्यायालय में, जानते हैं उन्होंने क्या कहा? एक दलित समाज की, गरीब घर की बेटी की जिस प्रकार से उसके साथ जघन्य अपराध हुआ, उसका बलात्कार हो गया और उसकी हत्या करी उन्होंने, क्योंकि मर तो गई वो, उन्हीं की वजह से मरी ना, तो बलात्कार और हत्या करा वहां के उच्च समाज के इन लोगों ने, जिसमें से जो मेन व्यक्ति था संदीप, उस संदीप के पिता के जो तार हैं वो बताए जा रहे हैं सीधे प्रधानमंत्री से भी जुड़े हुए हैं, उनकी पहुंच वहां तक है, बहुत बड़े नेता हैं उस क्षेत्र के। और देखिए आज आदित्यनाथ की सरकार ने जो हलफनामा पेश किया माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष, उसमें कहा कि इसमें एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, समझे आप, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र, एक बेटी हाथरस की, दलित परिवार की, तो इसका मतलब वो जिन लोगों ने उसके साथ वो जघन्य अपराध किया वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत किया। मतलब ये इमेजिन करते हैं, ये सोचते हैं, मतलब कुछ भी सोचते हैं कि ये बड़ी बड़ी बातें बोल लो, और आप लोग भी तो भ्रमित हो जाते हैं। आवाज उठाइए, सवाल करिए, आपका काम है सवाल करना। अगर आप सवाल नहीं करते, आपने इस बात को मान लिया था कि ये अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन नहीं आए, तो आप सवाल करें। और अगर आप सवाल नहीं करते तब तो चुल्लू भर पानी में डूब मरने से बेहतर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहती हूं कि आवाज उठाइए। अब आप देखिए, ये कहते हैं कि एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत ये सब कुछ हुआ। आप मुझे बताइए, वो जो बच्ची थी वो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा थी? वो बाजरे के खेत में घास काट रही थी, वो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा थी? मतलब व्हाट इज रॉन्ग विद दिस मैन? ये जो आदित्यनाथ है, इसका दिमाग क्या है, क्या बोल रहा है? इसकी सरकार बोल रही है भाई, हलफनामा अगर डाल रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो वही तो कह रहे हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। आप देखिए
और मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आज एक 6 साल की बच्ची जो है उसकी भी मृत्यु हो गई सफदरजंग अस्पताल में, जो इसी एरिया हाथरस की बेटी थी। और इसके एक मतलब कजिन ने, रिश्ते में कोई है जिसने उस बच्ची के साथ, 6 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण किया, उसका बलात्कार किया। और वो अपनी जो मौसी या किसी के साथ रहती थी उसके बेटे ने उसके साथ ऐसा कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि इस तरह के अपराध हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सरकार जो है वो डर नहीं बैठा पा रही। लोग सोच रहे कुछ भी कर लो कुछ भी नहीं होता, इसी वजह से ये हो रहे हैं। और जिस तरह का कवर अप आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, आप मुझे बताइए, अगर ये षड्यंत्र का हिस्सा है ये लड़की, तो ये क्यों, मतलब ये एसआईटी की जांच, ये सीबीआई की जांच, इन सब की जरूरत ही क्या? आप कह दीजिए कि जांच की जरूरत नहीं है। आप एक तरफ कहते हैं कि बच्ची के साथ अपराध नहीं हुआ, उसके बाद कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। तो आप सोच लीजिए ना कि आपको कहना क्या है। आपको यही नहीं पता कि आप कह क्या रहे हैं और कहना क्या चाह रहे हैं जिस तरह से। और मुझे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, जानते हैं इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि उस बच्ची की जो मृत शरीर था उसकी अंत्येष्टि तो नहीं थी मगर कर दिया गया, मैं तो ये मानती हूं कि आग के हवाले कर दिया। और हिंदू रीति रिवाज में रात के समय में नहीं किया जाता। भगवान करे इनको सारी बुरी आत्माएं जो है ना इन्हीं को चिपटे, क्योंकि यही मानते हैं हिंदुत्व में, इतना विश्वास करते हैं, तो इन्हीं को चिपट जाए ये। अब आप देखिए कि वो कहते हैं कि हमने सुबह का इंतजार इसलिए नहीं किया, रात को इसलिए कर दिया और परिवार की सहमति से। अरे परिवार के कोई दूर का रिश्तेदार दूर से खड़े होकर देख रहा है और ये कह रहे हैं कि परिवार ने मान लिया। माँ की तस्वीरें हमने देखी, उसके कुछ ही देर पहले जब माँ बिलक बिलक के रो रही थी कि मुझे बेटी को घर ले जाने दो, मुझे उसको हल्दी लगा के तब उसकी अंत्येष्टि करेंगे। ये सारी बातें आपने और मैंने देखी, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी तो देखी होगी और इसी वजह से इन्हें लताड़ पड़ी। उन्होंने कहा हमें नहीं सुनना इसके बारे में, बार बार रेपिटेशन मत करो, बार बार एक ही चीज को दोहराओ मत। और जिस प्रकार से जो विटनेसेस हैं, उन्होंने कहा कि विटनेसेस को क्या आप सुरक्षा दे रहे हैं उसके बारे में बताइए। अब 8 तारीख को पहले तो सरकार से उन्होंने कहा कि आप बुधवार तक बता दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं हम बृहस्पतिवार को बताएंगे, या बृहस्पतिवार को बता दीजिए शुक्रवार को बता देंगे, ऐसे करके कुछ हुआ। मतलब सरकार कह रही है नहीं हमें एक दिन और दे दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन और ही सही। अब देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमने एक एसआईटी बना दी है मगर आप इस मैटर को सीबीआई को दे दीजिए ताकि ये बात साफ हो जाए। अब आप मुझे बताइए कि ये कह रहे थे कि वहां पे दंगा हो जाता है, इसलिए लड़की का शव जो है वो रात को जला दिया गया। तो सुबह तक इंतजार नहीं कर सकते? आदित्यनाथ की पुलिस इतनी कमजोर है? आदित्यनाथ तो वही है ना जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो कोई अब क्राइम नहीं होता और जो क्रिमिनल्स है वो छोड़ के चले जाए। तो मतलब दंगा भड़का, अब कह रहे भाई क्या दिमाग है भाई, कैसे लोगों को चुनते हैं आप लोग भाई साथियों, सोच तो लीजिए। आप तेरे कमेंट पढ़ेगा कौन? पॉल तू जा यहाँ से निकल ले, तू अपने 2 रुपए इकट्ठे कर, चल लिखते रहे और 2 रुपए इकट्ठे कर। तो खैर मैं जो बात कह रही हूँ, आप मुझे बताइए कि यह अजीबोगरीब सरकार नहीं है, यही आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट है ना जो इस बात को कह रहे थे कि हमारे यहाँ क्राइम नहीं होता। अब बताओ जी ये क्या हुआ? अब इसको ये षड्यंत्र बता रहे, वो भी अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र। किसने किया होगा ये षड्यंत्र? चाइना ने किया या अमेरिका ने किया या नॉर्थ कोरिया ने किया? अब यही बता देंगे ना, या यूरोप में किसी देश ने किया? भैया आप कुछ भी बोल देते हैं। आप मुझे बता दीजिए क्या आप ये कहेंगे कि सुरक्षा के कारण हमने उसकी बॉडी को जला दिया? तो सुरक्षा के कारण आप लोगों के अधिकारों से खिलवाड़ करेंगे, सुरक्षा के कारण आप लोगों के उनके अधिकार उनसे छीन लेंगे, वो अधिकार जो उनके मौलिक अधिकार है, जो संविधान ने उनको अधिकार दिए, जो एक इंसान होने के नाते उनके ह्यूमन राइट्स हैं। मतलब मानवीय राइट्स भी, मानवीय अधिकार भी होते हैं कुछ, और एक पिता एक माता को उनकी बेटी के शरीर को दिखाना भी नहीं, ये होते हैं अधिकार। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि सुरक्षा के नाम पे आपने ये कर दिया? आप मुझे बता दीजिए, मतलब राम राज्य कहाँ? आपने क्या सोचा था? मैं तो आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने ये नहीं सोचा था राम राज्य लेके आएंगे आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश में? राम राज्य में ही ऐसी एक पुलिस है जो तथ्य हैं उनको पता लगाने के बजाय, जो सबूत है उनको पता लगाने के बजाय ये सबूतों को नष्ट करते हैं। सबूतों को नष्ट कैसे करते हैं? उस बेटी के शव का जिस प्रकार से इन्होंने संस्कार तो नहीं कहूंगी, फिर से जला दिया, तो वो सारे के सारे अधिकार हो गए ना समाप्त।
कहाँ है, कैसे पता चले? वो सारे सबूत भी हो गए समाप्त, उस बेटी के शरीर के जलते ही सब कुछ खत्म हो गया। और मैं आपको बता दूं, आपको आवाज उठानी पड़ेगी बेटियों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए। इन सब चीजों से मोदी जी ये चाहते हैं कि हमारा ध्यान भटक जाए। ध्यान भटकने मत दीजिएगा। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सारे मीडिया चैनल वहां पहुंचे और उन्होंने सवाल उठाने शुरू करे। अब आप देखिए एक और विषय के बारे में अवश्य जाते जाते मैं कहूंगी कि किस प्रकार से ये जो अर्नब गोस्वामी है, खोपड़ी खाली है इसकी भाई, इनकी नविका कुमार और वो क्या है दीपक चौरसिया, पूरी खाली खोपड़ी है क्या? अब परिवार कह रहा है, क्योंकि अब एम्स ने ये बात कह दी है, उनकी रिपोर्ट सामने आ गई है, उन्होंने कहा है कि आत्महत्या करी थी सुशांत सिंह राजपूत ने, उसकी हत्या नहीं हुई। तो जब ऐसा हुआ तो आप मुझे ये बता दो कि अब क्या आवश्यकता है? इन लोगों ने उसको सुशांत सिंह राजपूत, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और सुशांत सिंह राजपूत को आराम से मरने के बाद शांति से तो रहने नहीं दिया इन्होंने, ये कह के कि उसको हम उसके अधिकार दिलवा रहे हैं, उसको न्याय दिलवाएंगे, उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर दिया। पूरी दुनिया में आज ये बातों को ऐसा कर दिया कि वो ड्रग एडिक्ट थे, ऐसा ही कर दिया। कैसा, मुझे इतना दुख होता है। हर एक के अंदर कुछ कमियां होती हैं, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, और जले जाने वाले को तो हिंदू संस्कृति जो है, हिंदू धर्म जो है, वो कहता है कि किसी भी गए हुए व्यक्ति को उसकी अच्छी बातों से याद करो, उसकी बुरी बातों से नहीं। मैं हमेशा याद रखूंगी सुशांत सिंह राजपूत को, उनके मासूमियत भरे चेहरे के लिए, उनकी एक्टिंग के लिए, उनके कमाल के किरदारों के लिए, उनके कमाल के काम के लिए। और तब से जब वो टेलीविजन पे आते थे, तब से जब मैं उन्हें देख रही हूं। मगर आप समझ गए होंगे कि ये जो सत्ता में बैठे हैं, ये भले ही अपने आप को हिंदू कहते होंगे, मगर इन्हें हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं पता। क्योंकि जो चले गए हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को हर समय कोसते रहते हैं, तो ये तो बताते हैं ना कि जो चला जाता है उसको कैसे कोस के आप लोगों को झूठ बता के, भ्रमित करके आप इस चीज को रखें। ठीक उसी प्रकार से दोबारा आखिरी में आपको बताना चाहती हूं कि ठीक उसी प्रकार से जैसे किसी ने घर बनाया होगा 1947 में, उसके बाद उसके बेटे के बेटे, पोते और प्रपौत्र जो हैं वो उसी घर में रहते होंगे, और जब प्रपौत्र आया तो उसने क्या कहा होगा, ये कैसा घर बना दिया, ये बड़े दादाजी ने कैसा घर बनाया, छोटा सा घर है, कमरे कैसे हैं, इतनी ऊंची छत क्यों बनाई, 2 मंजिला बना देते। अरे भाई, उस समय के हिसाब की बनाई थी ना, आज के जमाने की थोड़ी है। जो उस समय के हिसाब से अच्छी बनाई गई, उसको भी आज का जो प्रपौत्र है वो गलत बता देता है। वो तो बताता है, लेकिन उसे गलत अगर अपने घर में बताता है वहां तक तो ठीक है, समाज में जाके, दुनिया में जाके अपने दादा परदादा की बुराई कर ले, ये कहां तक सही है? और यही काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। वो जिस देश में रहते हैं, जिस वजह से वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ये आजाद देश है, क्योंकि अगर उनके आरएसएस वालों की चल जाती, जनसंघियों की चल जाती, तो आज तो देश ही आजाद नहीं होता। ये लोगों को बेवकूफ बनाते कैसे? ये तब भी लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, ये आज भी लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और जिस प्रकार से ये गलत कर रहे हैं इसकी सजा इन्हें मिलेगी। और इनका समय खत्म हो गया, सबका समय आता है साथियों, सबका समय। पिछले 5-6 साल इनको मिल गए मोदी जी को, पर मोदी जी को यह समझना पड़ेगा कि ये देश भारत है, इनके एक एक मूव पे हमारी नजर है, और हम हर चीज को पहचानते हैं, एनालाइज करते हैं, उनकी जगह पे स्वयं को रखकर, उनकी तरह सोचकर समझते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। ये केवल गुजरात नहीं है जहां आप चीजों को छुपा देंगे। भारत एक ऐसा देश है जिसको पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया हमसे प्रेरित होती है। आज हम पर भले ही थू थू करती होगी और देखती होगी कि हम कर क्या रहे हैं, बेटियों का सम्मान नहीं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, बैंक जो है वो गए, सामान जो बाप दादा ने बनाया वो बेच रहे हैं आज के प्रधानमंत्री, सब देख रहे हैं हम। देखिए किस प्रकार से चीन को बेच डाली जमीन हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। और क्यों बेची? अगर बेची तो वो वापस कैसे आएगी? जिस तरह से ये चीजों को कर रहे हैं, अच्छे दिन नहीं आए। और याद रखिएगा, उस जमाने में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सपने देखे थे कि हर एक का बच्चा आईआईटी में जाके पढ़े, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले जा रहे थे, इसरो खोला जा रहा था, डीआरडीओ खोला जा रहा था, ताकि देश प्रगति करे। मगर सब कुछ बेच देने वाला कौन आया भला? जानते हैं आप?
जो अपनी माता को केवल फोटो खिंचाने के लिए, कभी देखा आपने मोदी जी को अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाते हुए? डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। मुझ पर धिक्कार होता अगर मैं अपनी माँ की देखभाल ना कर सकती, मुझ पर धिक्कार होता अगर मैं अपने पिताजी को डॉक्टर के पास ना ले जाती जब उन्हें जरूरत होती। धिक्कार होता मुझ पे मनुष्य होने पर अगर मैं अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकती। तो मेरे अंदर मानवीयता नहीं होगी, मेरे अंदर इंसानियत नहीं होगी, और जब मेरे अंदर अपने परिवार के लिए मानवीयता और इंसानियत ना हो तो मैं किसी और के लिए क्या कुछ कर सकूंगी। मगर बुराई को जब हम देखते हैं तभी हमें अच्छाई का महत्व समझ में आता है। और आज इस सारी बुराई को देखकर जिसका केंद्र बिंदु हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, अच्छाई समझ में आ रही है। हाँ, रघुवीर शर्मा अपनी माँ को करेगा, अपनी माँ को करेगा। बड़े चिढ़ रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं भाई, मेरे को बड़े मजे आ रहे हैं इनको देखकर। दो और गाली, दो गाली और दिखाओ कि तुम्हारा जो नेता है तुम्हें यही तो सिखाता है। मोदी जी के भक्त है, मोदी जी के जो भक्त है ना साथियों, उनसे गाली खाओ, उनसे कहलवाओ कि वो गाली दे। देखो ये रघुवीर शर्मा गाली दे रहा है, इसकी माँ भी ऐसी होगी, इसके पिता भी ऐसे होंगे, इसकी परवरिश भी ऐसी होगी। या मैं ये कहूं कि माँ तो अच्छी होगी मगर इसे माँ का प्यार ही नहीं मिला होगा, क्योंकि ये घर से भाग गया होगा, जैसे कि मेरे नेता भी कहते हैं। खैर, मैं आपको बता दूं ये चिढ़ रहे हैं और बड़े ही मजे आ रहे हैं इनकी चिड़न देखकर। मुझे बड़ी खुशी होती है जब इनको मिर्ची लगती है मेरी बातों से, मजे आ जाते हैं। और भक्तों, मैं आती ही इसीलिए हूं ताकि तुम्हें मिर्ची लगे, तुम्हें परेशानी हो, तुम्हारे को चींटियां काटे, पता है तुम्हें चींटियां मकोड़े सब काटे, इसीलिए तो आके बताती हूं। तो साथियों, आज मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जिंदाबाद, बिल्कुल सीपीआई, सीपीएम, इंटक, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन कलकत्ते में इन्होंने हाथरस के गैंगरेप के विरुद्ध एक प्रदर्शन भी किया। और हाथरस की पीड़िता के लिए आपको भी आवश्यक है कि आप उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। अब मैं आपको ये बता दूं, आपको पता है वही वाला बीजेपी का एमएलए, क्या नाम है उसका, राजवीर पहलवान, जिसने 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया जिनकी पहचान भी नहीं थी, जिसने 144 का उल्लंघन किया हाथरस के बीच में और पंचायत ऑर्गेनाइज करी। किसके किसके समर्थन में? उन आरोपियों के। अरे जिस देश में बलात्कार के आरोपियों के समर्थन में पंचायत हो, बलात्कार के आरोपियों के, इसका मतलब है आप कोर्ट पे भरोसा नहीं करते, इसका मतलब है ये भारतीय जनता पार्टी का नेता है, इसका मतलब है इसे अपने ही राज्य में, अपने ही राज्य के जो कोर्ट है, न्यायालय है, उस पे भरोसा नहीं, इसे अपने ही राज्य के, अपने ही मुख्यमंत्री के, अपने ही कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है साथियों। ऐसी है भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है कि भाई बलात्कारी अगर कोई उनको दिख जाता तो कहते हैं उसे गोली मार दो। क्यों? क्योंकि कानून व्यवस्था ये संभाल नहीं सकते, समझ रहे हैं आप? नहीं तो कानून व्यवस्था अगर संभाल पाते तो ठीक नहीं कर देते कानून व्यवस्था। आप देखिए कि राजवीर पहलवान जिसका नाम है, इनके विरुद्ध भी एक एफआईआर लॉन्च हो गई है। और इसके अलावा आज रामदास अठावले जो है वो जाके मुलाकात करके आए हैं पीड़ित परिवार से। और हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत आपने देखी होगी किस प्रकार से हुई, और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से आगे आए उस वजह से बहुत सारे लोग सामने आए। डेरेक ओब्रायन जो है वो गए, हर पार्टी का व्यक्ति गए। कई लोगों ने मुझसे कहा आपके आसपास, भाई आसपास भी जागरूकता तभी आएगी और लोगों को समझ में आएगा कि हम महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को बर्दाश्त नहीं करने वाले। तो साथियों, बस आज मैं आपको इन दोनों विषयों के बारे में बताना चाहती थी। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन करती हूँ, बहुत विनम्र निवेदन करती हूँ कि जो गाली दे रहे हैं उनको रहने दीजिए। कभी कभी बीच में नाराजगी हो जाती है, मगर वो भी हमारे भाई हैं। अवश्य गंदी गंदी बातें करते हैं, मगर ये उनकी परवरिश है, कोई बात नहीं। महिलाओं का सम्मान करिए, किसानों का सम्मान करिए। अपने देश का भला चाहते हैं तो देश में एक ऐसी सत्ता को लाने की कोशिश करिए। ऐसी सत्ता की उम्मीद ही ना करिए, ऐसी सत्ता के लिए आवाज उठाइए। अपनी आवाज उठाएंगे इस सरकार के विरुद्ध, अपनी आवाज उठाएंगे गलत के विरुद्ध, तभी ये सरकार जाएगी। क्योंकि इन्होंने जितनी बर्बादी करनी थी वो कर चुके। जितना हमारे बाप दादाओं ने बनाया था 67-68 सालों में, उस सब को बेच बेच के खा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आपने देखा होगा ना, कई बेटे अपने बाप दादाओं की कमाई हुई संपत्ति को बेच बेच कर खाते हैं, बस उसी से जीते हैं। ये व्यापारी हैं, इन्हें
किसान से कोई मतलब नहीं, किसानों के मुद्दों से कोई मतलब नहीं। इसलिए किसान हित में आवाज उठाइए। स्पीक अप इंडिया, स्पीक अप फॉर फार्मर्स, स्पीक अप फॉर किसान, स्पीक अप फॉर महिलाएं, स्पीक अप फॉर बेटियां। बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों का सम्मान करने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। इन भक्तों पर विश्वास नहीं कर सकते हम, इन सरकारों पर भी विश्वास नहीं कर सकते। तोड़ दिया है इन्होंने विश्वास अपने ही लोगों का। अब जरूरत है कि कोई भी दलित, शोषित, वंचित समाज ना कहलाए, हर कोई बराबरी के समाज में, बराबरी के भारत में रह सके। हम 2020 में इनको उखाड़ के अब फेंकने का वक्त आ गया है और एक अच्छे, सुंदर, बेहतरीन समाज की रचना दोबारा से हमें करनी पड़ेगी। दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद।